आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एक नया चैप्टर फिजिक्स में, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का नाम इसका क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नया लेसन, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन 8 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक, और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आगे भी चैप्टर जो पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पहला लेसन था, है ना, स्थिर विद्युत की, वो कनेक्टेड है दूसरे लेसन से, यानी दूसरे चैप्टर से, विद्युत धारा वाले से। और विद्युत धारा लेसन या चैप्टर जो है वो कनेक्टेड होगा इस वाले चैप्टर। तो ये भी आगे के जितने भी चैप्टर होंगे उनसे जुड़े हुए। हर चैप्टर अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले तक लोगों को विद्युत के बारे में और चुंबक के बारे में अलग अलग तरीके से ज्ञान था। विद्युत के बारे में और चुंबक के बारे में, दोनों के बारे में ज्ञान था, लेकिन अलग अलग तरीके से। विद्युत को वो अलग कुछ अलग चीज मानते थे, चुंबक को वो अलग चीज मानते थे लोग। समझ गए? वैज्ञानिक लोग 2000 वर्ष से पहले तक, 2000 वर्ष से पहले भी यह सब 3 चीजों के बारे में पता था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 1800 ईस्वी से पूर्व तक लोग विद्युत को और चुंबक को दो अलग अलग घटनाएं समझते थे, दो अलग अलग चीजें समझते थे। विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों को अलग अलग समझा जाता था। आई बात समझ में? बोलो। 1820 के बाद एक वैज्ञानिक आए 1820 में, जिनका नाम था डच भौतिकी वैज्ञानिक, नाम था हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड। ये डच भौतिक वैज्ञानिक। ठीक, इनका नाम क्या था? इनका नाम था हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड। ये 1820 में क्या किए? एक प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए? इन्होंने एक प्रयोग ऐसा किया जिसमें इन्होंने ये देखा कि विद्युत और चुंबक कोई दो अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे पर डिपेंड है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दोनों को आपस में, दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ दिया। समझ में आई बात? और वहां से एक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की नई शाखा का जन्म हो गया। उस शाखा का नाम है वैद्युत चुंबकत्व। क्या नाम है? वैद्युत चुंबकत्व। बात समझ में आई? बोलो। विद्युत और चुंबक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अब कैसे डिपेंड है, क्या सिस्टम है, क्या इसमें प्रोसेस है, क्या सिद्धांत है ना, क्या नियम है, सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनेगी सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र। हम लोग हेडिंग बनाएंगे साथ में। हेडिंग बना लो, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और अंग्रेजी में चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है? ठीक है, कि विद्युत से चुंबक या चुंबक के गुण कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन। तो उसके लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक क्या होता है ना, ये सब चीजें जाननी पड़ेंगी। तो सब लोगों को चुंबक के बारे में तो पता है। क्या करता है? लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लोहे से बने चीजों, है ना, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को। समझ गए? और चुंबक चुंबकीय पदार्थ को प्रतिकर्षित भी कर सकता है और आकर्षित भी कर सकता है। ये सब चीजें तुम लोगों ने पढ़ी होगी, बचपन से देखा होगा, चुंबक के बारे में जाना होगा, है ना। अगर हम कोई चुंबक ले लें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक चुंबक है, क्षण के रूप में चुंबक है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, या कह लो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं इन सिरों को। अच्छा, पहचानोगे कैसे कि ये एन है, ये चुंबक को क्या करो, क्षण चुंबक ले लो और क्षण चुंबक को एक स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांध के ऐसे लटका दो। हालांकि चुंबक पे लिखा नहीं होगा एन एस, लेकिन अगर हमको जानना हो कि एन कौन है, एस कौन है, तो उसको एक धागे से बांध के स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो। तो चुंबक का एक गुण होता है कि जैसे उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो वो उसका एक सिरा उत्तर की तरफ और एक सिरा दक्षिण की तरफ घूम जाएगा।
उसको फिर सीधा करोगे, फिर वो उत्तर दक्षिण की तरफ घूम जाएगा। तो जो सीधा उत्तर की तरफ घूमेगा वो है नॉर्थ पोल, ठीक है। जो दक्षिण की तरफ घूमेगा वो साउथ पोल। आई बात समझ में? बोलो बोलो, समझ में आई बात? तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब इस चुंबक के पास में अगर हम कोई चुंबकीय सुई ले आए, चुंबकीय सुई क्या होती है? चुंबकीय सुई भी एक चुंबक ही है, लेकिन वो सुई की जैसी होती है। तो जो दिशा सूचक यंत्र होता है, जिसको हम कंपास कहते हैं, पहले लोगों के पास फोन नहीं होता था, एंड्रॉइड फोन नहीं होता था। आज के अगर 500-600 साल पहले की बात करें तो एंड्रॉइड फोन नहीं होते थे ना, फोन ही नहीं होते थे, आविष्कार ही नहीं हुआ होगा, तब तो गूगल भी नहीं होगा, और जब गूगल नहीं होता तो गूगल मैप भी नहीं होगा। क्यों? तो लोग एक दूसरे की लोकेशन कैसे देखते थे, अपनी लोकेशन कैसे देखते थे, रास्ता कैसे देखते थे, बताओ। वो लोग यात्रा करने जाते होंगे, जंगल बहुत भयानक और घने जंगल से जब वो गुजरते होंगे तो रास्ता भटक जाते होंगे, भटक जाते थे नहीं। और समुद्र से जब यात्रा करते थे तो समुद्र में भी रास्ता भटक जाते थे, लंबी दूरी जब तय करते थे। अगर तुम्ही को अगर समुद्र में छोड़ दिया जाए, नाव पर बिठा दिया जाए, धकेल दिया जाए कि जाओ, पहुंच जाओ उस रास्ते पे, श्रीलंका चलेगा। तो कुछ दूर जब जाओगे चारों तरफ पानी ही पानी होगा, तो वो समझ में नहीं आएगा कौन से डायरेक्शन में चले हैं, रास्ता भटक जाओगे। जंगल में भी लोग रास्ता भटक जाते हैं। तो रास्ता याद रखने के लिए पहले लोग अपने पास एक छोटा सा यंत्र रखते थे, उसका नाम था कंपास या दिशा सूचक यंत्र। समझ में आई? उसमें एक घड़ी जैसा होता था इतना बड़ा, और उसमें एक सुई लगी होती थी, ठीक। और वो सुई काहे की बनी होती थी? चुंबक की, मैग्नेट की बनी होती। और क्योंकि मैग्नेट का काम ही है उत्तर दक्षिण दिशा में घूमना, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में घूम रहते थे। समझ में आई बात? अब उस मैग्नेट वाली सुई को देख करके अंदाजा लगा लिया जाता था कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो ये पूरब है और ये पश्चिम है। क्यों? इस तरीके से दिशा का अंदाजा लगा करके और यात्रा करते थे लोग और अपने मंजिल पे पहुंच जाते थे। तब गूगल मैप नहीं होता था ना। अब आजकल तो गूगल मैप है, फट से लोकेशन डालो, घर के बाहर पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। उसको अगर किसी चुंबक के पास लाके रख दिया जाए तो क्या होगा? इसलिए चुंबकीय सुई है, यहाँ पे लाके रख दिया, तो चुंबकीय सुई जैसे इसके पास लेके आएंगे, चुंबकीय सुई थोड़ा सा घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। समझ में आई बात? चुंबकीय सुई का जो एन वाला सिरा है वो एस की तरफ घूम जाएगा, एस वाला उधर की तरफ चला जाएगा, ऐसे घूम जाएगी। आई बात समझ लो क्यों घूम गई? क्योंकि इसके द्वारा इसके ऊपर एक चुंबकीय बल लग रहा है, इसलिए घूम जाएगी। जब नहीं लाए थे वहां रखी थी चुंबकीय सुई, यहाँ रखी थी, तब तो ये ऐसे थी, उत्तर दक्षिण दिशा में घूमी थी, है ना। जैसे इसको यहाँ रखे तो ये अपने आप घूम रही। समझ गए? फिर इसको हम और यहाँ रखें तो फिर ये घूम जाएगी ऐसे। मतलब जगह बदलते रहेंगे तो ये अपना स्थान, मतलब अपनी दिशा बदलती रहेंगे, इस तरीके से घूमते रहेंगे। यहाँ रखेंगे चुंबकीय सुई, अलग अलग जगह पे रखते जाएंगे और उसकी दिशा बदलती जाएगी, घूमती चली जाएगी। क्यों घूम रही है? क्योंकि चुंबक के द्वारा इसके ऊपर चुंबकीय बल लग रहा है, ठीक है, इसलिए जो है घूम रही है, विक्षेपित हो रही है, लोग विक्षेपित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है। अब इसके चारों तरफ क्षेत्र ही तो है, उसी क्षेत्र में इसको रख रहे हैं। चुंबक के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें अगर किसी चुंबकीय सुई को रख दिया जाए तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षेप। इस चुंबक के कारण विक्षेप उत्पन्न होता है। वो सब इसका चुंबकीय क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ये घटना हो सकती है वो सब पूरा क्षेत्र इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र रख दें और उस चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण कार्य करे और बल आघूर्ण को घुमा दे, विक्षेपित कर दे, तो जहां जहां तक ये इफेक्ट दिखाई पड़े चुंबक के चारों तरफ, यहाँ 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 जहां जहां तक दिखाई पड़े वो सब इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। आई बात समझ में? यही है भाई बात। तो चलो यही बात हमको हुआ, क्षेत्र जिसमें कोई सुई रखने पर वो विक्षेपित हो जाए या बल आघूर्ण लगे और घूम जाए, तो चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये तो लिखना है, तो लिखा जाए। देखो, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के
चारों ओर वह क्षेत्र बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाते हैं। एक निश्चित दिशा में ठहर जाए या रुक जाए, ठहर जाते। इतनी घटनाएं हो तो हम समझ लो कि उस चुंबकीय सुई को कहाँ रखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं। आई बात समझ में? निश्चित दिशा में ठहर जाते तो वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, समझ में आया सबको? दिशा लिख लो। किसी को और कोई डाउट हो तो बताओ। समझ आ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, यहां से लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है। इसको समझ लो, तो समझ लो। इसके बाद आगे बताओ, कोई ज्यादा डाउट है दिमाग में तो पूछो। हमने लिखवाया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई, वही चुंबकीय सुई के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है। जैसे मान लिया यहाँ पर चुंबक रखा है, यहाँ पे चुंबक रखा है, सब लोग बोर्ड पे देखना, यहाँ पे चुंबक रखा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले बिंदु पर, अब चुंबकीय क्षेत्र में है ये बिंदु, इसके चारों तरफ यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है मान लो, तो ये बिंदु चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है कि बाहर है? अंदर है ना। चुंबकीय क्षेत्र में एक बिंदु ले लिया मैंने। अब यहाँ पर हमको जाननी है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय कंपास सुई को उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, इसी बिंदु पे रख देंगे। जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी वहीं पे हम कंपास सुई रख देंगे। और कंपास सुई में हमने बताया कि कंपास सुई में इस तरीके के कंपास सुई होते हैं, तो अगर ये वाला एन है तो ये वाला एस होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? एक सिरा तो उत्तरी होगा, एक दक्षिणी नहीं होगा। हाँ लिखा होता है, तो लिखा होता है, एक एन होगा तो एक एस होगा। अब इसको जब उठा के यहाँ रखोगे, कंपास सुई को जब यहाँ रखोगे तो कंपास सुई घूम जाएगी, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र में है ना। अभी तुमने पढ़ा कि कंपास सुई में बल आघूर्ण कार्य करेगा, तो घूम जाएगी चुंबकीय क्षेत्र में। अगर वो अब घूम जाएगी तो वो इस तरीके से घूम जाएगी, ऐसे इस तरीके से घूम जाएगी, ऐसे तो घूम जाएगी। बोलो
अब इसका एक सिरा जो होगा एस वाला वो एन की तरफ होगा और एक होगा एन इससे दूर, ऐसे तो होगा। अब कंपास सुई में हम क्या करेंगे, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर रेखा खींच देंगे, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। दक्षिणी ध्रुव कौन है, आगे का सिरा, उत्तरी ध्रुव कौन है, पीछे का सिरा। तो यहाँ पर मैं क्या चलेगा, खींच देंगे, खींच दिया, ये दिशा होगी इस बिंदु पर। आया समझ में, ये दिशा होगी इस बिंदु पर। अब हम सुई हटा भी दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको पर दिशा पता चलेगा। ये दिशा है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की। तो क्या हर बिंदु पर यही दिशा होगी, नहीं, हर बिंदु पर दिशा बदल जाएगी, बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र की तरह। उसके लिए तो हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दिशा अलग अलग होगी। अगर समांतर बल रेखाएं नहीं है तो, एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो। बोलो, अब जैसे मान लिया हमको इस बिंदु पर निकालनी है दिशा, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर हमको दिशा निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की। तो हम क्या करेंगे, हम कंपास को उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। जब कंपास को यहाँ रखेंगे तो कंपास इस तरह से घूम जाएगी, एस वाला इधर और एन वाला इधर, ऐसे घूम जाएगी। आई बात समझ में। अब तुम लोग तो सोच रहे हो कि कैसे घूम जाएंगे। देखो, हमेशा ध्यान रखो, जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एन वाला जो ध्रुव है वो सुई के कौन से ध्रुव को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, एन वाले को कि एस वाले को, एस वाले को। तो ये हमेशा चाहेगा एस वाला हमारी तरफ रहे, तो एस वाला ही इसकी तरफ चला गया, एस वाला इसी की तरफ रहे, इसलिए ऐसे घूम गई। पर रेखा खींचेंगे और दिशा हो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। बोलो, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा, दिखा नहीं दिखा, तो दक्षिणी ध्रुव ये है, उत्तरी ध्रुव ये है, तो ऐसे रेखा खींचेंगे, ऐसा तो खींचेंगे। तो अब हम सुई को हटा दें तो हमको क्या मिला, खाली दिशा मिल गई। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आई बात समझ। अगर सुई ऐसे घूमे तो, अगर सुई ऐसे घूम जाए, मान यहाँ पर रख दिया, अब हमको इस बिंदु पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर सुई रखेंगे। अगर सुई रखेंगे तो वो सुई ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। बोलो, तो एस वाला यहाँ आ जाएगा, एन वाला यहाँ हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पर हम रेखा खींचेंगे तो दक्षिणी ध्रुव ऐसे तो खींचेंगे, तो ये दिशा हो जाएगी। आई बात समझ में। यहाँ पे ये दिशा है, यहाँ पर ये दिशा है, यहाँ पे ये दिशा होगी, यहाँ पे ये दिशा है। इस बिंदु पर खींचोगे तो ये दिशा होगी, इस बिंदु पर खींचोगे तो ये बिंदु, तो ये दिशा होगी। बताओ, तो ये दिशा हमको कैसे पता चल रही है, चुंबकीय सुई रख करके तो पता चल रही है। बताओ, है वही तो मैंने लिखवाया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है। ऐसे दिशा निकाली जाती है। बोलो, तो पूछना किसी को मिलता है, बंद थोड़े हो गया, मिलता है, लेकिन अब उसका यूज कम हो गया है क्योंकि लोग उसको हम लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए खरीदते हैं। कोई यात्रा करने के लिए थोड़ी खरीदता है, कोई जर्नी करने के लिए थोड़े खरीदता है। सबके पास मोबाइल सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, गूगल मैप है ना, सैटेलाइट मैप है, सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, बताओ। तो उसका यूज यात्रा करने में नहीं, लेकिन लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए होता है, इसलिए हमको कम दिखाई पड़ता है। लैब में मिलेगा तुमको, फिजिक्स के लैब में दिखाई पड़ जाएगा, वहां मिल जाएगा। की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको कर लो इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट। देखो, अभी तक हमने चुंबक के चारों तरफ पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा की है, बात की है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और उसकी दिशा के बारे में हमने बात की है। लेकिन सोचो जरा कि अगर किसी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में ही हम किसी बिंदु पर बैठे हो, उसे डाल के बैठे, सोच रहे हो कि हम जहां पे बैठे हैं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग बिंदु पे अलग अलग होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे और नजदीक अगर बैठ जाएं तो हम चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, क्यों,
हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने लगेगा। तो कुछ ना कुछ तो मान होगा ही ना, एक एग्जैक्ट पॉइंट पर, एग्जैक्ट बिंदु पर कोई ना कोई तो मान होगा। वो जो निश्चित मान होता है ना, वही उस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आई बात समझ में? बोलो, एग्जैक्ट मान, यहाँ पर किसी पॉइंट पर एग्जैक्ट चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, वो उस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र तो खाली चारों तरफ फैला हुआ क्षेत्र है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ का एरिया है, आसपास जो कुछ भी चारों तरफ। आई बात समझ? बोलो। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे परिभाषित करते हैं पता है? कैसे करते हैं? इसकी एक बड़ी अजीब सी परिभाषा है। अब वो परिभाषा अभी तुमको अजीब लगेगी, लेकिन फिर हम आगे तुमको एक वो पढ़ाएंगे, दो समांतर तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। वहां पे जब उसको पढ़ोगे तो ये अजीब नहीं लगेगी, तब तुमको बिल्कुल सब नॉर्मल लगने लगेगा। ठीक है, तो चलो इसकी परिभाषा समझते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैंने एक बल का उदाहरण लिया था। हमने कहा था कि अगर किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई धन परीक्षण आवेश किसी बिंदु तक ले आए और उसके हम देखें कि कितना बल लगने वाला, बल ही उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। याद है? अगर हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को ले आए और उस बिंदु तक ला के रखें और उस पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु की। बल का उदाहरण लिया था। यहां भी बल का ही एग्जाम्पल, बल का ही सहारा लिया जाएगा तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तीव्रता को परिभाषित करने के लिए। यहां भी बल का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैद्युत बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहां पे वैद्युत बल है, आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल। आवेश ऋण आवेश, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल। यहाँ पे वैद्युत बल की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे चुंबकीय बल की बात हो रही है। आई बात समझ में? यहाँ चुंबकीय बल है, तो इसकी परिभाषा हम चुंबकीय बल के आधार पर करेंगे। कैसे करेंगे? क्षेत्र है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे तुमने चुंबक रखा है N और S, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तार रख दो, ऐसे रख दिया लंबवत तार। अब इसमें धारा प्रवाहित हो और इसकी लंबाई कितनी हो? 1 मीटर, और धारा कितनी प्रवाहित हो? 1 एम्पियर। तो इसके ऊपर बल लगेगा, जितना बल लगेगा जहां जिस स्थान पर तार रखा हुआ है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही हो जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल तुम वैद्युत क्षेत्र की तरह, वैद्युत क्षेत्र के में ही हमने एकांक आवेश को लेके रखा था, फिर देखा था उस पर कितना बल लगा था, वही उस बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहने लगे थे। ऐसे ही किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर लंबे तार को रख दो और उसमें धारा प्रवाहित कर दो, लंबवत धारा प्रवाहित कर दो, फिर देखो उस पर कितना बल लग रहा है। जितना बल लग रहा है वही उस बिंदु पर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर जिस स्थान पर तार रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक, देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी चुंबकीय क्षेत्र में ही तो निकालोगे। क्यों जावेद? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही तो निकालोगे। इसका मतलब पहले से चुंबकीय क्षेत्र होना जरूरी है कि नहीं? है ना? तो पहले से चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे, इसी के लंबवत 1 मीटर तार रख दो यहाँ पे एकांक लंबाई का, और इसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित कर दो, तो इससे बल लगने लगेगा। समझ गए? इस बल को कहते हैं लॉरेंज बल। आगे पढ़ाएंगे लॉरेंज बल क्या, इसका फार्मूला भी बताएंगे। इससे बल लगने लगेगा तो कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है,
तो हम यहाँ पे रखेंगे तार को ऐसे लंबवत। तो जिस पॉइंट पे हमने रखा है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। मैंने खींचा का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक लाइन बड़ी सी खींच दी, तो इसका मतलब क्या है, ये तार है। तार कितना लंबा है, 1 मीटर। तो धारा कितनी बह रही, 1 एम्पियर बह रही है। एक काम करो या एक है, तो इसके ऊपर क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा, बल लगने लगेगा। जितना बल लगेगा वही इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। आप बताओ समझ में आए? लंबवत रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉरेंस बल का फार्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी आई बी एल साइन थीटा। तब लंबवत रखो आई बी एल साइन थीटा। फर्स्ट में कहा F बराबर आई बी एल होता है। तो जब लंबवत रखोगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। मैक्सिमम फोर्स तो तभी लगेगा इसके ऊपर जब यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री होगा। अगर थीटा का मान घटाओगे तो एफ का मान घट जाएगा, तो कोई बल नहीं लगेगा इसके ऊपर, कोई बल नहीं लगेगा। तो हमको लंबवत रखना जानबूझ के। लंबवत रखोगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, और इसका तुमने मान 1 रखा है तो ये भी हट जाएगा, और तार की लंबाई भी तुमने 1 रखी तो वो भी हट जाएगा। तो जितना बल है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। नहीं समझ में आया? है इसीलिए लंबवत रखा मैंने कि साइन थीटा हट जाए। इसीलिए धारा 1 एम्पीयर बना रहे थे कि आई हट जाए। इसीलिए तार की लंबाई 1 मीटर रखे ताकि एल हट जाए, और तब एफ और बी बराबर हो जाएंगे। तो एफ जो होगा वही बी के बराबर होगा। अब बताओ आया समझ में? तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं बी से। तो देखो इससे बी से प्रदर्शित करते हैं। अब बी एक वेक्टर है, सदिश राशि है, ठीक। बी से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखोगे। अच्छा वैद्युत क्षेत्र को ए से प्रदर्शित है, वो भी सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है। यहाँ लिख लो, नहीं यही लिख दो, यहाँ एक सदिश राशि, यहाँ एक सदिश राशि है, यहाँ इसका मतलब होता है न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर। कोई बताएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कहाँ से आ गया? कोई बताएगा? हम बताते हैं। देखो F बराबर आई बी एल होता है, यहां से आया। हमको B का मात्रक चाहिए ना, तो I और L को यहां से हटना पड़ेगा, और गुणे में है तो यहाँ बटे में आना पड़ेगा। अब B का मात्रक बराबर F का मात्रक बटे I का मात्रक गुणे L का मात्रक। तो F का मात्रक न्यूटन बटे, यानी देखो प्रति लगा है, I का मात्रक एम्पियर, L का मात्रक, इस फार्मूले से आया। कंफ्यूज तो नहीं हो गया? होता है